तो एक और नॉन फंडामेंटल कांटेक्ट फोर्स है जिसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स को हम सभी अच्छे से पहचानते हैं। हम जानते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो थोड़ा चलने के बाद वो रुक जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका मोशन कंटिन्यू होना चाहिए। लेकिन हम डे टू डे लाइफ में ऐसे कई सारे मोशन को देखते हैं जो कि इवन इफ उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, वो ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा चल के रुक जाता है। तो उसका रीज़न है कि ऑब्जेक्ट जिस सरफेस पे मूव हो रहा होता है वो सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और ये फ्रिक्शन क्या करता है कि ऑब्जेक्ट की एनर्जी को ड्रेन करता है और उसको स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो जब भी हम मैकेनिक्स में स्मूथ सरफेस की बात करेंगे तो स्मूथ सरफेस मतलब ऐसी सरफेस जिसके ऊपर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, स्लिपरी सरफेस होगी वो। ठीक है, जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट आसानी से स्लाइड कर सकेगा। स्लाइडिंग मतलब जो है रोलिंग नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन को अच्छे से ध्यान में लेना पड़ता है। तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स को हम एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स की प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। सपोज़ हमारे पास कोई एक ब्लॉक है जिसको हमने ग्राउंड पे रखा हुआ है। तो अगर इस ब्लॉक को हम लेट अस से आगे की तरफ खींचते हैं, सपोज़ एक रोप या धागा बांध के इसको हम आगे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर हमें इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स F एग्जर्ट करता हूँ तो इस जो रोप है या धागा इसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस होगा। ये टेंशन की डायरेक्शन यहाँ से अपोजिट T और ऑब्जेक्ट से अपोजिट T, इस तरह से हम दिखा सकते हैं। तो क्योंकि ये एक ही रोप है तो ये जो फोर्स की वैल्यू है और टेंशन की वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स अभी T है। नाउ सपोज ये ऑब्जेक्ट की सरफेस और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट है। तो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन ये है कि हम किसी भी चीज़ को जब धक्का मारते हैं तो इनिशियली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो मूव होना स्टार्ट हो जाए, राइट। कुछ ऑब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने के बाद ही मोशन स्टार्ट होता है। तो उसका रीज़न ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो ग्राउंड है इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो अगर ये फोर्स F है, ये अप्लाई हो रहा है, फिर भी ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये दो जो ऑब्जेक्ट है और ग्राउंड है इन सरफेस के ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगता है। इस अपोजिट फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं और ये यहाँ पे सरफेस के ऊपर लगता है। ठीक है, तो इस फोर्स को हम जनरली स्मॉल f सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इस फोर्स की वैल्यू अब मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, सपोज आई गो ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द फोर्स, तो एक मोमेंट ऐसा आएगा कि ये ब्लॉक जो है वो स्लाइड करना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा। अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा और मोशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब तक कि ये कंडीशन मीट नहीं होती, जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, ये फ्रिक्शन फोर्स जो है अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता रहता है। यानी कि ये भी एक तरह का सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। नॉर्मली फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन हम डायग्राम देख के समझ सकते हैं कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है मोशन को अपोज करता है। और अगर हम ये सोचें कि ये जो ग्राउंड है ये ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, तो सिमिलरली ये जो ऑब्जेक्ट है ये ग्राउंड के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स आता कहाँ से है? तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो दोनों सरफेसेस जो कांटेक्ट में होती हैं तो उन दोनों के बीच में जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन और रिपल्जन की वजह से क्रिएट होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन हम नॉर्मली मोशन के अपोजिट लेते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये कुछ हद तक मूव नहीं करता जब तक कि फोर्स की वैल्यू जो है, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू जो है वो फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं हो जाती। तो इस तरह के अगर ये कंडीशन मीट नहीं होती तो इस तरह का जो फ्रिक्शन है जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है फिर भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो इस तरह के फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, और उसके लिए सिंबल हम यूज़ करते हैं Fs। लेकिन जैसे ही ये ऑब्जेक्ट मूव होना शुरू हो जाता है तो अब हमें
इसके मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए उतना फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। इन अदर वर्ड्स, एक बार मोशन शुरू हो जाए तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो जो मोशन नहीं था, यानी कि जब रेस्ट पे था, उससे थोड़ा कम हो जाता है। तो जब भी ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा होता है, तब दो सरफेसिस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं सिंबल Fk से। ना ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसकी वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसकी वैल्यू ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला है कि अगर ये ऑब्जेक्ट का मास m है सपोज, तो उसके ऊपर लगने वाला वेट जो होगा वो mg होगा, और उसका नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो n होगा। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला है कि चाहे स्टैटिक फ्रिक्शन हो या काइनेटिक फ्रिक्शन हो, उसकी वैल्यू जो है नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करती है। और अगर ये जो है ये एक एम्पेरिकल फार्मूला है, ये कोई फंडामेंटल फार्मूला नहीं है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। तो अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करें तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको हम म्यू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे, और स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं μs/n। सिमिलरली काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए एक और कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। नॉर्मली काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है या स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, इसलिए म्यू के की वैल्यू जो है वो म्यू एस से कम होती है। तो यहाँ पे हम एक कंपोजिट एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स को हमने इंट्रोड्यूस किया है। सपोज हमारे पास एक मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली है। फ्रिक्शनलेस पुली का मतलब ये है कि ये जो पुली है इसके ऊपर ये जो हमारा धागा है या रोप है ये सिंपली स्लाइड होगा, पुली घूमती नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन के बिना वो घूम नहीं सकती। हमारे पास लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, एक ब्लॉक है m1 और एक ब्लॉक है मास m2 का। अगर सपोज m1 इज़ ग्रेटर देन m2 है तो इस सिस्टम में हम देखेंगे कि ये ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। सपोज ये m2 और ये जो ग्राउंड है इसके बीच में फ्रिक्शन है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, अगर क्योंकि ये ब्लॉक m1 का मास ज़्यादा है, इसके ऊपर लगने वाला वेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज़्यादा है, तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो अपने साथ ये जो ब्लॉक m2 है उसको भी साथ में लेके जाएगा। अब जब भी ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड होते हैं तो कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन हमेशा सेम होता है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर ये ब्लॉक जो है वो a जितने एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जाएगा तो सिमिलरली ये वाला ब्लॉक जो है वो सेम एक्सेलरेशन से राइट में जाएगा, ठीक है। तो हम इसका फोर्स एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है m1 मास का, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स m1g है, और इसको ऊपर खींचने वाला फोर्स जो है, जो कि यहाँ पे टेंशन फोर्स होगा। अगेन टेंशन फोर्स जो है वो बॉडी से अपोजिट डायरेक्शन में है। अब क्योंकि ये सिंगल रोप है या धागा है तो इसके ऊपर जो टेंशन फोर्स है वो हर जगह पे सेम होगा, तो टेंशन फोर्स इस ब्लॉक पे जो लगने वाला है वो ब्लॉक से अपोजिट डायरेक्शन में t राइट हैंड साइड पे होगा। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, ये सरफेस के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे होगा क्योंकि ये मोशन के अपोजिट होगा, तो ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स है। सिमिलरली ये जो ब्लॉक है उसका मास m2 है, तो इसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा m2g, और जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो एक तो ये ब्लॉक जो है ऊपर की तरफ जा नहीं रहा, इसलिए इसका जो टोटल वर्टिकल फोर्स है n और ये जो डाउनवर्ड फोर्स है m2g, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो n विल बी इक्वल टू m2g। अब अगर हम इस ब्लॉक की बात करें और इसके हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करें तो इसको ये जो फोर्स t है वो राइट में खींच रहा है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू ये जो फ्रिक्शन फोर्स है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में नहीं होता, क्योंकि ये टेंशन फोर्स ज़्यादा है तो ये ब्लॉक जो है वो राइट हैंड साइड पे एक्सेलरेट हो रहा है। तो इसके लिए अगर हम फोर्स इक्वेशन लिखें तो यहाँ पे ये राइट वर्ड फोर्स है t, और उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे f क्योंकि ये लेफ्ट में है, और उसकी नेट इफेक्ट क्या आ रही है, तो t माइनस f। इसकी नेट इफेक्ट है कि ये जो ऑब्जेक्ट है m2 मास का, ये a जितना एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट हो रहा है, तो m2a। ये एक इक्वेशन बनेगी।
सिमिलरली अगर हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एनालिसिस करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, यानी कि m1g की वैल्यू t की वैल्यू से ज़्यादा है और इसका भी एक्सेलरेशन a है। तो वी कैन राइट m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a। तो यहाँ हमारे पास दो अननोन क्वांटिटीज़ हैं, एक तो टेंशन और दूसरा एक्सेलरेशन। f की वैल्यू जो है, अगर हमें ये जो ब्लॉक है और ये जो ग्राउंड है, इन दोनों के बीच में जो भी कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, अगर ये हमें पता है तो हम निकाल सकते हैं। ये होगा म्यू के एन। ये म्यू के की जो वैल्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है, वो सरफेस के नेचर पे डिपेंड करती है। दोनों सरफेस के नेचर पे, कितना सरफेस एरिया कांटेक्ट में है इस पे डिपेंड नहीं करती। ओके, सो ये हमें पता है F इज इक्वल टू म्यू के एन। तो हम यहाँ से t की वैल्यू निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। लेट अस टेक अ लुक एट वन मोर एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने वो पुराना वाला एग्जाम्पल ही लिया है, बस वो जो हमारा पुली और ब्लॉक का सिस्टम था उसको एक एंगल पे, इंक्लाइन प्लेन पे हमने रखा है। अगेन ये जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा जितना एंगल बना रहा है, और ये जो ब्लॉक है उसका प्लेन के साथ जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है वो Fs है, यानी कि मोशन जो है जस्ट स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम फ्रिक्शन ले रहे हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो अगेन हमारी सिचुएशन यही है कि m1 की वैल्यू जो है वो m2 से ज़्यादा है, जस्ट मोशन स्टार्ट हो रहा है और एक्सेलरेशन a है। तो अगेन ये कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो जो m1 का एक्सेलरेशन होगा वही m2 का एक्सेलरेशन होगा। अगेन यहाँ पे हम देखते हैं कि फोर्सेस की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो इस केस में तो सिंपल है कि इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है, एक तो ग्रेविटी है m1g, और ये जो रोप है या धागा है उसकी वजह से टेंशन फोर्स अपोजिट टू द बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो टेंशन फोर्स जो यहाँ पे अपियर हो रहा है, ये सेम टेंशन फोर्स यहाँ पे भी अपियर होगा, ये हो जाएगा T। हमारा पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस और मासलेस है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड होगा, ये होगा m2g। अब नॉर्मल रिएक्शन जो है वो अलोंग T नहीं होगा, बल्कि उसके परपेंडिकुलर होगा। ये जो हमारा सरफेसेस इन कांटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये होगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है ये अलोंग द इंक्लाइन प्लेन मूव हो रहा है, इस तरफ जा रहा है। इसका मतलब कि इस तरफ का मोशन रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। तो इस मोशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, यानी कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन एन है उसको बैलेंस करने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में एग्जैक्टली इक्वल फोर्स लगना चाहिए, जो कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स है ही नहीं। इसका मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी का एक कंपोनेंट जो है वो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ज्योमेट्रिकली ये एंगल भी थीटा होगा, और क्योंकि ये m2g हमारा फोर्स है तो ये उसका कंपोनेंट होगा m2g cos थीटा, क्योंकि ये थीटा के बाजू वाला कंपोनेंट है। सिमिलरली जो साइन कंपोनेंट होगा वो होगा सिंपली फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक और कंपोनेंट हो जाएगा, वो होगा m2g साइन थीटा। राइट, तो अब हम इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस की बात करें तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको बैलेंस कर रहा है m2g cos थीटा, और इसका ब्लॉक का एक्सेलरेशन इंक्लाइन प्लेन में ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो तो टेंशन फोर्स है, और इसके एग्जैक्टली अपोजिट दो फोर्सेस लग रहे हैं Fs और m2g साइन थीटा, यानी कि ये दो फोर्सेस ऐड हो जाएंगे और इनको इनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि t की वैल्यू जो है वो इन दोनों से ज़्यादा है, तो ही ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है t माइनस m2g साइन थीटा प्लस Fs, ये होना चाहिए क्योंकि ब्लॉक का एक्सेलरेशन a है इक्वल टू m2a। ऐसा ही इक्वेशन हम यहाँ ब्लॉक m1 के लिए लिख सकते हैं। m1g की वैल्यू t से ज़्यादा है, तो m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a। अगेन हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जानते हैं इस ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के बीच में, तो वी कैन राइट Fs इज इक्वल टू μs n, और n की वैल्यू हमें पता है m2g cos थीटा, तो हम लिख सकते हैं μs m2g cos थीटा।
तो ये नोन वैल्यू हो जाती है। सिमिलरली जी की वैल्यू पता है, M1 और M2 की वैल्यू पता है, Fs की वैल्यू नोन है और हम T की वैल्यू और A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।